वो अस्पताल से वापसी पर वक्त गुजारने और जहन को पुरसकून करने बीच पर चली आई। ठंड के मौसम में शाम के वक्त बीच पर इक्का दुक्का लोग ही मौजूद थे। उसने गाड़ी के पास ही झुककर अपने सैंडल्स उतारे और नंगे पांव रेत पर चलने लगी। वो रोना चाहती थी, बहुत ज़्यादा रोना चाहती थी, पर आंसू आ ही नहीं रहे थे आंखों में। उसने अरसम आफरीदी को मांगते हुए अपने रब के सामने इतने आंसू बहाए कि अब आंखें ही खुश्क पड़ गई थी। वो सोचों में गुम पानी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसे अंदाज़ा भी ना हुआ कब वो इतनी आगे निकल गई कि पानी उसकी कमर को छूने लगा। एहसास तो तब हुआ जब किसी ने एक झटके से उसे पीछे खींचा। अभी वो संभली भी ना थी जब किसी ने उसे जोर से झंझोड़ कर रख दिया। जैन को अरमिश बहुत याद आ रही थी। दिल बहुत उदास हुआ तो बीच पर चला आया। ये उसकी पसंदीदा जगह थी जहाँ वो हमेशा आकर पुरसकून हो जाता। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले गीली रेत को अपने पैरों तले रूंधता आगे बढ़ रहा था जब उसकी नज़र एक मंजर पर ठिठक कर रुकी। सफ़ेद सादा लिबास पहने, काली जुल्फें बिखराए एक पतली लंबी सी दोशीज़ा पानी में उतरती जा रही थी, जिसका रेशमी दुपट्टा और काली जुल्फें हवा के दोष पर उड़ती जा रही थी। वो सर झटक कर नजरें फेर गया। चंद सेकंड के बाद उसकी नजरें बेसाख्ता दोबारा उस लड़की की तरफ उठी, पर अब वो दोबारा नजर हटा नहीं सका, बल्कि तेजी से उसकी तरफ भागा जो कमर तक पानी में डूब चुकी थी। उसके करीब पहुंचकर वो एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच गया। वो लचकीली डाल की मानिंद उसके साथ खींची चली जा रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढांप चुके थे। वो उसे कंधे से पकड़कर झिंझोड़ गया। पागल हैं आप? मरने का इतना ही शौक है तो अपने घर जाकर ऐसी कोशिश करें। यहाँ इस शफाफ पानी को क्यों गंदा करना चाह रही हैं? वो सर झटक कर बाल पीछे से हटा गई और हवनकपन से सामने खड़े लड़के को देखने लगी। जैन की नज़र जब उस जालिम लड़की के चेहरे पर पड़ी तो बुरी तरह ठिठक गया। ये तो वही मॉल वाली लड़की थी। उसका भीगा चेहरा देख जैन का दिल धड़क उठा। छोटा सा नाक लाल पड़ चुका था, जबकि नीले पड़ते होंठ हल्के हल्के कपकपा रहे थे। वो जो अपनी पहली नज़र की मोहब्बत के नकूश में गुम था, उसकी हरकत याद आते भड़क उठा। मरना है ना? खुदकुशी करने का बहुत शौक चढ़ा है ना? रुकें। उसे हक तक छोड़कर वो तेज कदम बढ़ाता अपनी गाड़ी की तरफ गया और कुछ ही सेकंड्स में वापस आया। ये पकड़ें और कर लें अपना शौक पूरा। वो उसका सर्द हाथ थाम कर उसमें पिस्टल रख गया, जिसे देखकर धुरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथ लरसने लगे जबकि जिस्म कपकपा उठा। उसने एक झटके से पिस्टल नीचे फेंका और कपकपाते हुए हाथ होंठों पर जमा गई, जबकि आंसू गालों पर फिसलते जा रहे थे। जैन ने एक अफसोस भरी नज़र दुरिया पर डाली, फिर झुककर नीचे गिरी पिस्टल उठाकर पैंट की पिछली पॉकेट में उड़सी। बस हो गया मरने का शौक पूरा? जैन की तंजिया बात पर दुरिया ने एक झटके से उसकी तरफ देखा। मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। उसकी बार बार मरने की गर्दान सुनकर वो भड़क उठी। अच्छा, फिर क्या पानी में इतना आगे जाकर समंदर की गहराई नाप रही थी? वो उसकी बात पर जल कर रह गई। माना कि वो सोचों में इस कदर गुम थी कि अंदाज़ा न कर सकी कि इतना आगे बढ़ गई है, पर यह बंदा तो साफ साफ बहतान बांध रहा था उस पर। नहीं, कबड्डी खेल रही थी, जलकर कहती वो सर्द हाथ आपस में रगड़ते बोली। आप तो कबड्डी खेल रही थी, पर कुछ देर के बाद समंदरी मखलूक आपके बामे खास पर पार्टी कर रही होती। वो एक बेजार नज़र उस पर डालकर वहीं नीचे गीली रेत पर बैठ गई। जैन भी उसकी पैरवी करता उससे 4 कदम के फासले पर बैठ गया। जिंदगी से इस कदर बेजार क्यों है? वो गर्दन मोड़कर उसके चेहरे को देखते पूछने लगा। बेजार नहीं हूँ, उदास हूँ बस, खुद से, हर चीज़ से। वो सही कह रही थी। जैन उसके लहजे से छलकती उदासी और आंखों में नजर आती वीरानी साफ देख सकता था। फिर काफ़ी देर वो दो अजनबी एक दूसरे की खामोशी मगर पुरसकून सोहबत में एक दूसरे के पहलू में बैठे अपने खामोश दुख एक दूसरे के कल्ब तक पहुंचाने लगे। कौन जानता था कि ये साथ कहाँ तक चलना था। वो बेड पर लैपटॉप अपने सामने रखकर बैठा ऑफिस का कुछ काम निपटा रहा था जब मनाहिल उसकी गोद में चढ़ बैठी। पापा। वो उसकी हल्की बेड को अपने छोटे छोटे हाथों से छेड़ती लाड से पुकार गई। जी पापा की जान। बासिम उसके नन्हे नन्हे हाथ अपने भारी हाथों में थाम कर चूम गया, जिस पर वो खिलखिला उठी। मोमल जो कि वार्डरोब सेट करने में लगी थी, उसने मुड़कर एक नज़र दोनों बाप बेटी को देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। पापा आपकी और मामा की डिशम डिशम हुई है क्या? उसके सवाल पर बासिम को झटका लगा। वहीं मोमल का सांस भी सीने में अटका। नहीं बेटा, आपको ऐसा किसने बोला? उसके बाल संवार कर वो प्यार से पूछने लगा। मोमल उसका जवाब सुनने को बेचैन थी। मुझे किसी ने नहीं बोला। आप और मामा दोनों एंग्री रहते हैं एक दूसरे से, चाची की तरह।
मामा हैप्पी हैप्पी नहीं रहती, आप भी कल एंग्री थे। तातू और ताती की तरह हम एक साथ बाहर भी तो नहीं जाते। उसके गहरे मुशाहिदे पर दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देख कर रह गए। उनकी खामोश जंग को उनकी मासूम बच्ची बहुत महसूस कर रही थी और ये बिल्कुल भी खुशाइन बात नहीं थी। मोमल की आंखों में तफक्कुर के बादल छाए तो बासिम ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। नो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पापा बहुत बिजी हैं ना, ऑफिस से भी लेट आते हैं और आपके लिए मामा ने सरप्राइज प्लान किया है, एक जो आपको कल पता चलेगा, है ना मोमल? वो खुशगवारी से कहता आखिर में मोमल से यकीन दहानी करने लगा तो वो भी मुस्कुराने की कोशिश करती सर हिला गई, जिस पर मनाहिल खुशी से चीख उठी। ये मनाहिल को सरप्राइज मिलेगा, मैं अभी तातो को बुलाती हूँ। वो चहकती हुई बेड से उतरकर कमरे से बाहर भागी। मोमल कम हियर। उसकी पुकार पर वो ना चाहते हुए भी मुड़कर उसके पास आई और कुछ फासले पर हाथ बांधकर खड़ी हो गई। महरून रंग का सादा जोड़ा और पैरों में सॉफ्ट चप्पल पहने, लंबे बालों को तोड़ मोड़ कर जूड़े की शक्ल में लपेटे, मेकअप से पाक चेहरे के साथ वो बासिम को एक घरेलू औरत और बीवी ही लग रही थी। उसे बेसाख्ता मोमल पर प्यार आने लगा, जिसका इजहार करके वो अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था, इसलिए बेकाबू होते दिल पर काबू पाने की कोशिश करता चुप रहा। थोड़ा करीब तो आओ। उसके शोशे पर मोमल ने तेवरी चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। क्यों, दूर की नज़र कमज़ोर है क्या? उसके जवाब बल्कि सवाल पर वो सताइशी अंदाज में आईब्रो उचका गया। तुम्हारे मामले में तो सब कुछ ही बहुत कमज़ोर है, चाहे फिर वो दूर की नज़र हो या मेरा बेचारा दिल। उसके छिछोरेपन पर वो दांत पीस कर रह गई, वो जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अपना छिछोरापन ना काबू में रखें, अपना छिछोरापन ना काबू में रखें, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो उंगली उठाकर तंबीही अंदाज में बोली तो बासिम उसकी जुर्रत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। मोमल गुस्से और खिजालत के बाइस मजीद सुर्ख पड़ती, एक झटके से पीछे हटती और दौड़ती हुई तेजी से बाथरूम में बंद हुई, जबकि अपने पीछे सुनाई देते कह कहे को सुनते मजबूती से ज़ब्त से मुठियाँ भींच गई। वो जो मनाहिल के मुतालिक बात करने वाला था, बिल्कुल गैर मुतवक्को कारनामा सर अंजाम देता रूह तक सरशार हो चुका था। जस्ट वेट एंड वॉच माई स्वीटी। बासिम अफरीदी अपनी स्वीटी को फिर से मोहब्बत के रंगों से आशना करवाकर उस पर मोहब्बत की बरसात कर देगा। वो खुद से कहता, कुछ पल हुए हसीन हादसे को याद करता सकून से आंखें मूंद गया। अरमिश, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरसम उसका हाथ दबाकर पूछने लगा। वो दोनों अरसम के दोस्त वली की शादी पर जा रहे थे। अरमिश जाना नहीं चाह रही थी, पर अरसम के बार बार जोर देने पर जैसे तैसे राजी हो ही गई। जिंक कलर का नफीस सा फ्रॉक पहने वो खूबसूरत मगर परेशान दिख रही थी। नहीं तो अरसम के पूछने पर वो अपनी परेशानी छुपाती हल्का सा मुस्कुरा दी तो वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता मार्की के अंदर दाखिल हुआ, जहां बारात का फंक्शन अरेंज किया गया था। उसे अपने दोस्त और उसकी फैमिली से मिलवाकर वो उसे एक कंफर्टेबल टेबल पर बैठाता दोस्तों की तरफ बढ़ गया। वो कंफ्यूज सी उस सिमत देख रही थी जहां वो कुछ दोस्तों में खड़ा हंसी मजाक में मसरूफ था। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी। वो किसी को बता ही ना सकती थी कि ये शख्स उसे कितना प्यारा और अजीज था। वो ऐसे ही उसे देखने में गुम थी जब तीन खवातीन आकर उसके पास खड़ी हुई। उनकी तवज्जो का मरकज़ खुद को महसूस करती वो उठ खड़ी हुई। अस्सलामुअलैकुम, उसने पहल की तो जहां दो खवातीन मुस्कुराकर जवाब देने लगी, वहीं तीसरी नखुवत से उसे देखती महज सर हिला गई। इनसे मिलो, ये अरसम की वाइफ हैं, और अरमिश बेटा ये फरी हैं, अरसम के दोस्त वलीद की मदर, और ये नाजिश हैं, अली की मदर। वली की माँ अरमिश का तारुफ उन दोनों से करवा कर अब बारी बारी उन दोनों का तारुफ अरमिश से करवाने लगी। वली की माँ आलिया और नाजिश खुश मिजाजी से बात कर रही थी, जबकि फरी बेगम के तेवर अजीब लगे थे अरमिश को। अरे आलिया, अरसम ने शादी भी कर ली? अरसम की क्लास लेती हूँ मैं, जो इतनी प्यारी सी लड़की को सबसे छुपा कर रखा और शादी की खबर भी ना होने दी। नाजिश बेगम अरमिश का गाल छूती खुश मिजाजी से बोली तो अरमिश झींप गई। अरे नाजिश, क्या तुम जानती नहीं कि अरसम की शादी किन हालात में हुई? इस बेचारी लड़की का गैंग रेप हुआ था और अरसम को कहीं सड़क के किनारे पड़ी काफ़ी ख़राब हालत में मिली। बेचारे ने तरस खाकर शादी कर ली इससे। फरी बेगम की बात पर अरमिश का रंग एकदम सफ़ेद पड़ा था। बाकी दो खवातीन इस अचानक बात पर शुशदर कभी फरी को देखती तो कभी सफ़ेद पड़ती अरमिश को। कैसी बातें कर रही हैं आप? आलिया बेगम नागवारी से बोली तो फरी बेगम तंजन हंस दी। आप खुद पूछ लें इस लड़की से, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
इससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा कर पाती, अरमिश एकदम तेवरा कर मुंह के बल नीचे गिरी। तीनों खवातीन बौखला गईं। दूर से उसे देखता अरसम आफरीदी हाथ में पकड़ा मशरूब से भरा कांच का गिलास वहीं फेंकता भागता हुआ अरमिश की तरफ लपका। वो घुटनों के बल उसके पास बैठता, तेजी से उसका रुख पलटकर उसका सर अपनी गोद में रख गया। माथा एक झटके से जमीन से टकराने की वजह से फट चुका था, जिससे बहता खून उसके सर के नीचे मौजूद अरसम आफरीदी के हाथ को भी सुर्ख कर रहा था, जबकि होंठ के किनारे से बहुत ज्यादा गर्दन से नीचे बहता खून लिबास को रंग गया था। उसकी हालत देख अरसम आफरीदी का कलेजा मुंह को आया। उसके दिल पर जैसे किसी ने पंजे गाड़ दिए थे। वो एक भी लम्हा जाया किए बगैर उसे बाजुओं में उठाता बाहर की सिमत भागा तो सूरत हाल देखता अली भी पीछे भागा। अरसम गाड़ी के पास पहुंचा तो अली ने जल्दी से आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाजा खोला और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। अरसम मोमल के गले में मौजूद दुपट्टा पकड़कर अरसम उसके गले में मौजूद दुपट्टे को पकड़कर सख्ती से उसके सर पर जमा गया। हॉस्पिटल पहुंचकर अरसम उसे बाजुओं में लिए तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा। डॉक्टर ने उसे बाहर रोकने की कोशिश की तो वो बाहर बेंच पर बैठता दोनों हाथों में सर गिरा गया। अली भी उसके साथ बैठता, उसके कंधे पर हाथ रखता, उसे तसल्ली देने लगा, जिसके जवाब में वो बोल नहीं सका कुछ। जेब में पड़ा उसका मोबाइल बजने लगा तो अरसम ने देखा बासिम की कॉल थी। वो गहरा सांस भरकर खुद पर काबू पाता कॉल उठा गया। हेलो अरसम, कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं आए? इतनी रात हो गई है यार। बासिम आफरीदी की फिक्र पर वो आंखें बंद करता अल्फाज तरतीब देने लगा। भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों, खैरियत? हॉस्पिटल में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? जी भाई मैं ठीक हूँ। फिर हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? अरमिश ठीक नहीं है भाई, उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। क्या हुआ अरमिश को? पता नहीं भाई, हम शादी पर ही थे, मैं दोस्तों के साथ था, अचानक ही अरमिश गिरकर बेहोश हो गई। उसके सर पर चोट आई है, काफ़ी खून निकल रहा था भाई। परेशान क्यों हो रहे हो यार, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं अभी पहुंचता हूँ। अरसम ने हॉस्पिटल का नाम बताकर फ़ोन बंद कर दिया, नज़रें इमरजेंसी वार्ड पर जमा दी। अचानक उसके जहन में एक कूंदा लपका तो वो मोबाइल जेब से निकालकर तेज़ी से नंबर मिलाने लगा। रानी रानी कहाँ है यार? नूरिया जो किचन में खड़ी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, राजा के पुकारने पर सर पर हाथ मारकर रह गई। ये जनाब जिस दिन घर होते हैं ना तो खुद कुछ करते हैं और ना मुझे कुछ करने देते हैं। अब भी ज़रूर कोई ना कोई बहाना लगा रखा होगा मुझे बुलाने का। वो बुड़बुड़ाती किचन से निकलकर कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही अंदर का हाल देख नूरिया का सर चकरा। ये क्या किया आपने? वो एक हाथ से सर थामती बिखरे हुए कमरे को देखकर चिल्लाई, जहां हर तरफ बिखरे कपड़े किसी लंडे बाजार का मंजर पेश कर रहे थे। यार रानी, वो मुझे अपनी काली शर्ट नहीं मिल रही जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी, बस वही ढूंढते हुए ये थोड़ा बहुत सामान बिखर गया। उसके जवाब पर वो आंखें फैला गई। थोड़ा बहुत? ये थोड़ा तो नहीं, ये थोड़ा तो कहीं से भी नहीं, अलबत्ता बहुत ज़्यादा बहुत है। उसकी बात पर वो एक शर्मिंदा नज़र पूरे कमरे पर डाल गया। शर्ट मिली? अब के वो सख्त तेवर लिए आगे बढ़ते बोली तो राजा खिजालत से नफ़ी में सर हिला गया। उसके जवाब पर नूरिया आंखें सख्ती से बंद करती अंदर तेजी से उमटते अपने गुस्से को जब्त करने लगी। राजा दो कदम आगे बढ़ता उसका हाथ थामकर एहतियात से उसे खुद की तरफ लगा गया। गुस्सा क्यों करती हो मेरी रानी? ये खातिम है ना अपनी रानी की खिदमत के लिए, परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मोहब्बत से कहता वो उसकी पेशानी पर लब जमा गया। उसका अकीदत भरा बोसा नूरिया का सारा गुस्सा साथ ले गया। अच्छा छोड़े, अब मुझे किचन में जाना है खाने बनाने के लिए। वो पीछे हटने लगी तो वो उसे मजीद खुद के करीब कर गया। छोड़ो हर काम को और सिर्फ मेरे दिल की आवाज़ सुनो। वो उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखता उसका चेहरा अपने सीने में मौजूद दिल के मकाम पर जमा गया। गौर से सुनो मेरे दिल की आवाज़, मेरा बेचैन दिल क्या कह रहा है तुमसे। वो कान में सरगोशी उसकी करने लगा तो नूरिया उसकी धड़कन महसूस करती थर्रा उठी कि क्या कह रहा है आपका दिल। उसके सवाल पर राजा ने उससे पूछा। राजा बहुत बेशर्म है। वो सुर्ख पड़ती उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी तो वो हंसने लगा। अच्छा सुनो, खाना मत बताना, मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ, बाहर ही खा लूँगा और तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट पिज़्ज़ा लेकर आता हूँ। वैसे मुझे काम से जाना है तो शायद थोड़ी देर भी हो जाए। तुम परेशान मत होना और सो जाना, मेरे पास घर की चाबी है, खुद ही दरवाज़ा खोल लूँगा वापसी पर। और हाँ, जाने से पहले ये सामान भी समेट कर ही जाऊँगा। आखिरी बात पर नूरिया हंस दी तो राजा एक बार फिर उसकी पेशानी चूम गया और काम पर लग गया अपने। थोड़ी देर बाद जब काम खत्म हुआ तो वो पिज़्ज़ा नूरिया को ला कर देकर काम पर रवाना हो गया। पिज़्ज़ा खाने के बाद वो किचन समेट कर कमरे में आई।
उसकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हो चुका था। अक्सर उसके हाथों पाँव में स्वेलिंग रहती, अक्सर ही उसके हाथों और पैरों में स्वेलिंग होती थी। अब भी थोड़ा सा काम करने और खड़े रहने की वजह से पैर सूज चुके थे। राजा हर रात उसके पैरों की मालिश जरूर करता था। चाहे नूरिया जितना मर्जी मना करती, वो अपना काम करके ही रहता। राजा का सोचते उसके होंठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। वो आराम करने की नीयत से बेड पर सुकून से दराज हुई। गहरी नींद में थी जब बाहर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। उसने सुस्ती से जमाई लेते आंखें मसली और दीवार पर टंगी घड़ी पर देखा। शाम के 7 बज रहे थे। उफ, मैं इतनी देर सोती रही हूँ। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। वो चप्पल पैरों में उड़सती बाहर दरवाज़ा खोलने चल दी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक 14-15 साल लड़का हवास भागता सा खड़ा था। भाभी जी जल्दी चलें, गजब हो गया जी, राजा भाई का एक्सीडेंट हो गया। उस लड़के के अल्फाज बिजली बनकर नूरिया पर गिरे। क्या कह रहे हो तुम? किसने कहा तुमसे? वो कांपती आवाज़ में बोली। यकीन ही नहीं आ रहा था उसे। मैं सच कह रहा हूँ भाभी जी, मोहल्ले के लड़के उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। अम्मा ने कहा आपको भी बता दूं, आप जल्दी चलें बस मेरे साथ। वो नूरिया के आंसुओं से तर चेहरे को देखता अफसोस से बोला, तो मुझे साथ ले जाओ प्लीज़, मैं चादर लेकर आती हूँ बस अभी। नूरिया आंसू बहाती तेज़ी से कमरे की तरफ गई और बेड पर पड़ी चादर उठाकर अपने गिर्द दौड़कर घर की चाबी पकड़ती बाहर आई जहाँ वो लड़का खड़ा था। घर को ताला लगाने के बाद वो रोती उस लड़के के साथ अस्पताल की तरफ चल दी। वो साकित बैठी अपने हाथों में मौजूद उन कागज़ के चंद टुकड़ों को देख रही थी जो उसकी ज़िंदगी का फैसला कर चुके थे। उसकी नज़रें पूरे सफ़े से हटकर सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर जमी हुई थी, ब्लड कैंसर। ये 2 अल्फाज उस चांद सी लड़की की जिंदगी का फैसला कर चुके थे। वो रोती हुई एकदम मुस्कुराकर आसमान की तरफ सर उठा गई। या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। या अल्लाह पाक, मैं तेरी रजा में राजी। ये अल्फाज उसके लबों से अदा हुए, साथ ही आंखों से बहते आंसू भी खुश्क हुए। वो वाकई अल्लाह की रजा में राजी थी। सारा रास्ता वो रोते हुए आई थी। अस्पताल पहुंचकर उसका दिल खौफ की शिद्दत से तेजी से धड़कने लगा। रिसेप्शन पर राजा का पूछते वो एक कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे के सामने पहुंचकर नूरिया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने ही बिस्तर पर वो दुश्मन है जहाँ सफेद पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। सर पर सफेद पट्टी की गई थी जो खून बहने की वजह से लाल हो रही थी। दाएं गाल पर रगड़ लगी थी। दाहिना बाजू और टांग पट्टियों में बंधे थे। उसे ऐसी हालत में देख नूरिया का कलेजा मुंह को आया। वो दोनों हाथ सख्ती से मुंह पर रखती अपनी सिसकियों का गला घोंटने लगी। आंसू तेजी से गालों पर फिसलते जा रहे थे। राजा जो कि आंखें बंद किए बेड पर लेटा था, किसी की मौजूदगी महसूस करता चौंक कर एकदम आंखें खोल गया। उसकी आंखें सीधा उस मासूम से टकराईं जिसमें राजा की जान बसती थी। रानी, आ, उसे पुकारते वो एकदम ऊपर उठा तो टांग में लगी चोट ने कराह निकाल दी। नूरिया दौड़कर उसकी तरफ लपकी और उसे सहारा देकर लेटाने लगी पीछे। उसका सर सिरहाने पर सही से रखती वो पीछे हटने लगी तो वो उसकी कलाई पकड़कर खुद से नजदीक कर गया। उसे चोट लगने के खौफ से नूरिया तेजी से अपना हाथ राजा के सर के पास बेड पर जमा गई। मारना चाहती है? उसकी बात पर नूरिया रोना भूलकर हवन्नक बनी उसकी शक्ल देखने लगी। क्या मतलब? हवन्नकपन सिर्फ चेहरे पर नहीं, लहजे में भी वाज़ेह था। जान से मारना चाहती है ना मुझे? उसके सवाल पर वो बेयकीन निगाहों से उसे तकती तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। आंसू फिर से रवां हो चुके थे। वो उसकी गर्दन में हाथ डालता उसका चेहरा झुकाकर अपने करीब कर गया। नूरिया अपनी सांस रोक कर रह गई। अगर मुझे मारना नहीं चाहती तो फिर ये आंसू क्यों बहा रही हो जो मेरे दिल पर खंजर की तरह तेज वार करके मेरी जान ले रहे हैं? जान चाहिए तो साफ बोलो, बगैर उफ किए मैं तुम्हारे लिए अपनी जान पेश कर दूंगा। ये आंसू बहाकर क्यों तड़पा रही हो? काफ़ी जालिम हो, तड़पा कर मारना चाहती हो। उसकी बात पर जब्त खोती वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दी तो राजा अपना हाथ उसकी गर्दन से हटाकर बाजू बाजू उसकी कमर में डालता उसे नरमी से खुद के साथ लगा गया और सर झुकाकर उसे देखने लगा जो अब उसके जख्मों से चूर वजूद पर नीम दराज उसके सीने पर सर रखे रो रही थी। वो लब सख्ती से आपस में पैवस करता अपनी तकलीफ पर काबू पाने लगा। तरस खा लो मुझ पर, इस तरह ये कीमती आंसू बेमोल करके इन हसीन आंखों पर सितम ढाकर क्यों मेरे कमजोर दिल मजीद कमजोर करने पर तुली हो? उसके बेबसी भरे लहजे पर वो नजर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी और फिर देखती रही। गौर से सुनो। उसका सर अपने सीने में मौजूद धड़कते दिल के मकाम पर रख गया। महसूस कर सकती हो? वो उसका गाल सहलाता पूछने लगा और नूरिया साकित से उसकी बेतहाशा धड़कनों को सुनते हुए साफ महसूस कर रही थी। ये हालत कर देती हो तुम मेरी, बिस्तर पे पड़ा हूँ, ऐसे में क्यों मेरे ज़ब्त का इम्तहान ले रही हो?
लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। नूरिया को मजीद रोना आने लगा। वो ऊंचा लंबा मजबूत मर्द वाकई उस नाजुक कली के सामने हार जाता। मैं बहुत डर गई थी। वो अपना नाक उसकी शर्ट से साफ करती हुई बोलने लगी, मैं महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगा अब तक पहुंचने से पहले ही मेरी जान निकल जाएगी। वो उसकी शर्ट सख्ती से अपने हाथ में जकड़ कर उसके सीने में मुंह छुपा गई। ऐसे कैसे निकल जाती तुम्हारी जान? फिक्र मत करो, हमारा साथ अज़ल से अबद तक का है। वो उसको यकीन दहानी करवाने लगा। हाँ, हम सिर्फ एक दूसरे के हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वो ज़िद्दी लहजे में जताने लगी तो वो धीरे से हंस दिया। जानता हूँ मैं। यकीन भरे लहजे के साथ वो मुस्कुरा दिया। कितना रोती हो यार, मेरे बेबी को भी तुम अपनी तरह रोतू बनाओगी? उसकी शरारत पर वो झटके से सर उठाकर माथे पर तेवरी चढ़ाए उसे घूरने लगी। जी नहीं, मेरा बेबी रोतू नहीं होगा, मेरी तरह मासूम और ब्रेव होगा। गर्दन अकड़ाकर कहने पर वो उससे मुतासिर होता सर हिला गया। पर मुझे मेरा बेबी मेरे जैसा चाहिए। वो मुस्कुराकर अपनी फरमाइश जाहिर करता उसके गाल पर झूलती लट कानों के पीछे उड़सने लगा। क्या? मुझे अपना बेबी ठरकी नहीं चाहिए। उसके यूं चीख कर बोलने पर राजा भुचंका रह गया। मैं ठरकी हूँ? वो खुद से बुड़बुड़ा कर रह गया तो मगर नूरिया ये बुड़बुड़ाहट अच्छे से सुन चुकी थी। और नहीं तो क्या, हर वक्त ठड़क जाते रहते हैं मेरे साथ। वो नाक से मक्खी उड़ाती बोली तो राजा उसकी बहादुरी पर आश्वस्त कर चुका। वो ठड़क नहीं, मेरा प्यार था बेगम। उस बेचारे को तो सदमा ही लग गया था उसकी बात से। अच्छा तो मैं ठरकी हूँ ना? अभी दिखाता हूँ फिर अपना ठड़कपन।